मित्र ने पूछा है, महापुरुषों की आलोचना की बजाय उचित होगा कि सृजनात्मक रूप से मैं क्या देखना चाहता हूं, देश को, समाज को, संबंध में कहूं, लेकिन आलोचना से इसमें भयभीत होने की क्या बात है? क्या ये वैसा ही नहीं है कि हम कहें पुराने मकान को तोड़ने की बजाय नए मकान को बनाना ही उचित है? पुराने को तोड़े बिना नए को बनाया कब किसने है और कैसे बना सकता है? विध्वंस भी रचना की प्रक्रिया का हिस्सा है, तोड़ना भी बनाने के लिए जरूरी हिस्सा है। अतीत की आलोचना भविष्य में गति करने का पहला चरण है, और जो लोग अतीत की आलोचना से भयभीत होते हैं वे वही लोग हैं जो भविष्य में जाने में सामर्थ्य भी नहीं दिखा सकते। लेकिन इतना भय क्या है? सृजनात्मक आलोचना, एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म से इतना भय क्या है? क्या हमारे महापुरुष इतने छोटे हैं कि उनकी आलोचना से हमें भयभीत होने की जरूरत पड़े? और अगर वे इतने छोटे हैं तब तो उनकी आलोचना जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा छुटकारा हो जाएगा। और अगर वे इतने छोटे नहीं हैं तो आलोचना से उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। दोनों हालत में आलोचना कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन हमारा पूरा देश ही आलोचना से भयभीत हो गया है। ये हम आज से भयभीत है ऐसा नहीं, ये हम हमेशा से भयभीत है। और जो समाज अपने अतीत की आलोचना नहीं करता वो भविष्य के लिए निर्णय भी नहीं ले पाता कि कहां कदम रखने हैं, कैसे कदम रखने हैं। उसका सारा अतीत बिना आलोचना के अनक्रिटिसाइज्ड इकट्ठा हो जाता है। उस सारे अतीत में से चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि क्या चुनना है। उस अतीत में से क्या छोड़ना है ये जानना मुश्किल हो जाता है। उस अतीत का बोझ इतना हो जाता है कि उस अतीत के नीचे हम दब के मर सकते हैं, उस अतीत के कंधे पर खड़े होकर भविष्य की ओर उठ नहीं सकते हैं। भारत का अतीत हमारा चुना हुआ अतीत नहीं है, एक ढेर की बात ही हमारे सिर पर बैठा हुआ है। उसमें सब तरह की बातें बैठी हुई हैं, उसमें विरोधी कंट्राडिक्शंस बैठे हुए हैं, और उन सबको हम झेल रहे हैं और उन सबके साथ हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। इतना, इसीलिए भारत में इतना कंफ्यूजन है, इतना विभ्रम है। हम कोई निर्णय नहीं ले सके। हमारे अतीत में कृष्ण है, जो युद्ध के मैदान पर लड़ते हैं, वो भी हमें पूज्य है। हमारे अतीत में महावीर है जो कहते हैं कीड़े को भी मारना पाप है, युद्ध में लड़ने की तो बात ही अलग, वो भी हमारे पूज्य हैं। ना हमने महावीर पर कभी विचार किया, ना कभी कृष्ण पर विचार किया। दोनों हमारे मन में बैठे हुए हैं और उन दोनों की वजह से हमारे मन में कंफ्यूजन पैदा होना अनिवार्य है। एक तरफ कृष्ण है जो कहता है न कोई मरता और न कोई मारा जाता, इसलिए युद्ध में कोई भय नहीं है। दूसरी तरफ महावीर है जो कहते हैं कि जरा सा भी चिंटी का मर जाना नरक जाने का द्वार है, इसलिए युद्ध और हिंसा से बचना। कुछ हमें तय करना पड़ेगा, कौन है ठीक, कुछ हमें निर्णय लेने होंगे, क्या है सही। लेकिन हम कहते हैं कि अतीत की आलोचना मत करो, अतीत का विचार मत करो। तब अतीत के हजारों वर्षों में हजारों विचारों का जो संग्रह हमारे ऊपर इकट्ठा हो गया, वो सारा संग्रह हमारे प्राणों पर बैठा हुआ है। उस सारे संग्रह के नीचे हम दबे जा रहे हैं और जी रहे हैं, और हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते कि इस देश का व्यक्तित्व एक स्पष्ट निखार को उपलब्ध हो। शायद आपको पता न हो इस देश में कितनी धाराएं रही हैं विचार, वो सारी की सारी धाराएं भारतीय मस्तिष्क में इकट्ठी होकर बैठ गई। वो बहुत विरोधी धाराएं हैं, और उन विरोधी धाराओं के कारण हमारा व्यक्तित्व खंडित हो गया है, स्प्लिट हो गया है। भारत के किसी आदमी के पास इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी जिसको हम कहें, एक समग्र समूचा व्यक्तित्व कहें, इकट्ठा व्यक्तित्व कहें, एक स्वर वाला व्यक्तित्व कहें, वो नहीं है। उसके भीतर न मालूम कितने स्वर, उन सभी स्वरों के बीच उसे जीना पड़ता है। इससे एक मल्टी पर्सनैलिटी, एक बहु व्यक्तित्व भीतर पैदा हो गया है, जिसमें से कुछ निर्णय नहीं हो पाता कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, वो हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता। और इस सब के पीछे एक ही कारण है कि हमने अपने अतीत की आलोचना करने से भय दिखलाया है। और अगर हम आगे भी ये जारी रखते हैं तो भारत की सारी प्रतिभा कुंठित हो गई है और कुंठित हो जाएगी। आलोचना निंदा नहीं है, आलोचना सम्मान है। हम आलोचना हर किसी की नहीं करने बैठ जाते। जिसकी हम आलोचना करने बैठते हैं हम ये मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति की आलोचना या उस व्यक्ति का विचार देश के हित या अहित में महत्वपूर्ण हो सकता है। मार्क्स की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु पर थोड़े से मित्र, 10-20 मित्र ही उसकी कब्र पर इकट्ठे थे। एंजल्स ने उसकी कब्र पर बोलते हुए एक बात कही। एंजल्स ने कहा कि मार्क्स एक महापुरुष था। मित्रों को हैरानी हुई, क्योंकि अगर महापुरुष था तो कुल 20-25 लोग कब्र पर छोड़ने आए थे। मित्रों ने पूछा कि महापुरुष? तो एंजल्स ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ महापुरुष मार्क्स को कि जो भी उसकी बात सुनेगा उसे या तो मार्क्स के पक्ष में होना पड़ेगा या विपक्ष में होना पड़ेगा, दो के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं।
जो भी मार्क्स की बात सुनेगा उसे या तो मार्क्स के पक्ष में होना पड़ेगा या विपक्ष में होना पड़ेगा। मार्क्स की उपेक्षा कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ये महापुरुष, ये बड़ी अद्भुत बात कही एंजल्स ने। मार्क्स के महापुरुष होने का कारण ये कि उसके विचार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप इंडिफरेंट नहीं हो सकते उसके विचार के प्रति। आपको कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में। जिस मनुष्य के विचार के संबंध में हमें कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़े, उसको ही महापुरुष कहा जा सकता है और किसी को नहीं। नास्तिक तो ईश्वर को पूरा सम्मान देता है, हो सकता है आस्तिक से ज्यादा सम्मान देता हो, कि नास्तिक प्राणों की बाजी लगाता है ईश्वर के लिए। उसके लिए ईश्वर एक लिविंग प्रॉब्लम है। उसे तय ही करना है कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि उसी तय करने पर उसका जीवन निर्भर करेगा कि वो किस तरह जिए। सोचता है, दिन और रात विचार करता है, निर्णय करता है, तर्क करता है, संदेह करता है, सोचता है, खोजता है। ईश्वर है, वो उसके प्राणों का सवाल है। अगर होगा तो उसे जिंदगी बदलनी पड़ेगी, नहीं होगा तो जिंदगी दूसरी तरह की होगी। आपको शायद पता ना हो, वेद और उपनिषद से आकर भारत में विचार की धारा रुक गई थी, बिल्कुल रुक गई थी। महावीर और बुद्ध, प्रबुद्ध कात्यायन, मखली गोसाल, संजय बेलट्ठीपुत्र, इन सारे लोगों ने वो धारा तोड़ी। इन सारे लोगों ने विरोध किया वेद का, उपनिषद का। महावीर जैसा आलोचक खोजने से मिलेगा दुनिया में? बुद्ध जैसा आलोचक खोजने से मिलेगा? बुद्ध और महावीर और दूसरे लोगों ने तोड़ दी सारी परंपरा। एक उफान आ गया सारे मुल्क में। सारे मुल्क में चिंतन पैदा हुआ। उस चिंतन की धारा में फिर वसुबंधु और नागार्जुन और दिग्नाग और धर्मकीर्ति और कुंद और उमा स्वाति और सारी परंपरा और शंकर और रामानुज और निम्बार, बुद्ध और महावीर ने जो आलोचना की, उस आलोचना को उत्तर देने के लिए, उस आलोचना के पक्ष में खड़े होने के लिए 1000 साल तक चिंतन चला। 1000 साल तक जवाब खोजना पड़ा बुद्ध के लिए, महावीर के लिए, या बुद्ध और महावीर के पक्ष में दलील खोजनी पड़ी। 1000 साल मुल्क की प्रतिभा ने मंथन किया। अद्भुत अनुभव उस मंथन से उपलब्ध हुए। अब भारत का पुनर्जागरण का युग आया, देश स्वतंत्र हुआ। अगर इस स्वतंत्रता के साथ भारत के मस्तिष्क में आलोचना की शक्ति नहीं जगती है तो हिंदुस्तान की प्रतिभा का जन्म नहीं होगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। चाहिए तीव्र आलोचना के हिंदुस्तान में 50 वर्षों तक 10-25 तीव्र आलोचक पैदा हो जो हिंदुस्तान की जड़ें हिला दें, उसके मस्तिष्क को हिला दें। हमारी जान निकलती है जरा सी विचार करने में, जरा सा विचार, जरा सी आलोचना, हमारे प्राण कपते हैं। इतनी कमजोर कौम प्रतिभा पैदा नहीं कर सकती। इतनी कमजोर कौम कैसे प्रतिभा पैदा करेगी? प्रतिभा तो एक साधना है। क्या आपको पता है कि 300 वर्षों में यूरोप में जो भी विकास हुआ है वो किन लोगों की वजह से हुआ? उन विद्रोहियों की वजह से जिन्होंने सारी रूढ़ी तोड़ने की हिम्मत की, जिन्होंने आलोचना की, आस्था नहीं। 300 वर्ष के उन वोल्टेयर या रूसो या दिदरो या नीत्शे या फ्रायड और मार्क्स, ऐसे लोगों की वजह से पश्चिम की प्रतिभा को झकझोर मिला। प्रतिभा चौंक गई, उत्तर खोजना जरूरी हो गया। हम तो समझते हैं कि आलोचना यानी गाली गलौज हो गई। ये जो हमारी आज की धारणा है, इस धारणा को बिल्कुल आग लगा देने की जरूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, विचार करना, संदेह करना, आलोचना करना। आपके महात्मा और आपके महापुरुष इतनी कच्ची मिट्टी के नहीं है कि आपकी आलोचना और आपके विचार से नष्ट हो जाएंगे। वे बचेंगे और निखर के बचेंगे। जैसे स्वर्ण आग से गुजर के और साफ हो जाता है, वैसे ही आलोचना की निरंतर धारा से गुजर के महापुरुष और निखर के प्रकट हो जाते हैं। उनमें भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं। और जो नहीं प्रकट हो सकेंगे उनसे जितनी जल्दी छुटकारा हो जाए उतना ही अच्छा है।